कोई भी पॉलिटिशियन हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, सबसे पहले आपके घर में हुक्का भरने वाले भागते हैं। तो जैसे ही मेरे फादर 2000 में इलेक्शन आ रहे, सबसे पहले हमारे जो हुक्का भरते थे, जो लगा रखे थे, वो भाग गए। सुनील ने हुक्के भरे हैं। बीजेपी बहुत क्लेवर पार्टी है, बड़ी शानी पार्टी है। हम तो कहते ही थे कि बीजेपी ने आपको मैं क्लेवर में और शान में फ़र्क है। अच्छा शानी फर्क उस पर भी आ जाएंगे। अब उसको शानी कहते हैं कि क्लेवर कहते हैं, लेकिन मैं जो जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था, उनको ये मालूम था कि सतपाल सांगवान का सांगवान जो एक बिरादरी है, जाटों में भी एक सांगवान गोत है, बड़ा गोत है, और दादरी में तो सांगवान बहुत हैं, जो मुझे पता है, जितना दादरी के बारे में मैं जानता हूँ। उस पे उनका होल्ड है। और जो स्कीम्स रही हैं बीजेपी का ओबीसी वोटर्स पे बड़ा कैचअप रहा है। उनको लगता है कि ये वोटर तो तुमसे बाहर नहीं है, उस पर वो खेलती भी है बीजेपी। तो बीजेपी ने भी पूरा जो है ना, पूरी स्टडी करके उसके बाद में सुनील सांगवान पे आके यूं सुई टेक दी है। ये कभी दिमाग में आया था कि बीजेपी को जाट वोटर जो है वो कम पसंद करता है, बहुत कम पसंद करता है, तो इस बात का कोई नुकसान हो सकता है? ये दिमाग में कभी चीज़ें थी? ये आपको लगता था कि नहीं मैं ये लकीरें तोड़ दूंगा, दीवार गिरा दूंगा, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रही? और जो बदमाश हैं, उनकी आंखों में खौफ दिखता है, उनको जेलर दिखता है सामने। उनको खौफ दिखता है। मैंने घोषणा की है, दादरी को बिल्कुल बदमाश फ्री बनाऊंगा। तो सांगवान साहब के, आप फादर साहब की जो शख्सियत रही है ना, वो बड़े नरम स्वभाव के, बड़े खुश दिल हैं, बड़े इमोशनल हैं। एक दो ऑडियो भी किसी ने वायरल कर दिया पिछले दिनों में, सुन रहा था। वो किसी को अपनेपन में फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई सुनील की मदद करो। पुत्र की बात भी होती है और एक सेवा का भाव भी होता है कि भाई चलो मैं नहीं कर रहा, मेरा बेटा ही राजनीति में आ रहा है तो उसकी मदद करो। लोग उसको वायरल भी कर देते हैं। कांग्रेस मौके की राजनीति करती है, हित अहित की राजनीति करती है, कंडीशन लगाती है। 2019 में कंडीशन लगाई, 75 प्लस वालों को टिकट नहीं देंगे। मेरे पिताजी की टिकट कटी, 75 प्लस में मेरे पिताजी की टिकट कटी। अब की बार 75 प्लस क्यों नहीं लगाई? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें थे, रघुवीर कादियान भी उसमें थे, और 8-10 जिनको टिकट मिली है वो सारे 75 प्लस वाले हैं। मेरे पिताजी के ऊपर बात आई जब तो 75 प्लस की कंडीशन लगा दी। अब क्यों नहीं लगाई भाई? का मुकाबला महिला से हो रहा है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, चरखी दादरी में हूं और मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सांगवान हैं। करीब 11 महीने पहले सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि सुनील सांगवान के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ेगा और बीजेपी की टिकट पर। दरअसल इनके पिता जो हैं, मैं तारुफ करवा दूं जरा, सतपाल सांगवान जो हैं पूर्व में मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ा कद है, हरियाणा की राजनीति में भी कहें। चरखी दादरी से वो आते हैं, चरखी दादरी की राजनीति में एक वो स्तंभ हैं, और अब उनके बेटे सुनील सांगवान चुनावी मैदान में हैं, चुनावी समर में हैं। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि सुनील सांगवान की छवि है, इसके कायल हैं लोग। दादरी के लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस बार कुछ ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति उनके बीच से आए जो उनका हो, अपना हो और दूसरों को भी अपना समझता हो। तो वो तमाम खूबियाँ सुनील सांगवान में हैं। पहले तो सरसरी तौर पे सांगवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और जानना चाहेंगे कि सीन क्या है। एक तरफ बीजेपी के सुनील सांगवान हैं, आप हैं, कांग्रेस के भी सांगवान हैं, पहले जो विधायक रहे थे वो भी सांगवान रहे थे। सांगवान का बड़ा ज़बरदस्त जोर है। तो अभी जो सांगवान आपके यहाँ पर खाप भी होती है और भी तमाम फैक्टर्स होते हैं, सब पे धीरे धीरे आएंगे। आप अपने को कहाँ पे मानते हैं, कहाँ पे ठहरते हैं, और लोगों के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको कैसे लेते हैं? क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं, आप जेल सुप्रिटेंडेंट भी रहे और तमाम ओहदों पे आप रहे। रसूख आपका बड़ा शानदार रहा है। तो इस रसूख के जो हैं लोग कायल हैं, जो हमने जब उनसे बात की थी। ये रसूख कितना काम आता है राजनीति में? आपका रसूख, उससे पहले आपके पिता का रसूख, और सांगवान जैसे मैंने बात की, तो सांगवान जो एक वोटर है, एक बड़ा वोटर है, वो किधर जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अधिकारी वाली बात, मैं अधिकारी रहा दादरी से बाहर, दादरी के लिए कभी अधिकारी नहीं रहा। मेरे को याद है 99 में, 96 to 99 जब मेरे फादर पहली बार एमएलए बने थे, तो उस टाइम सरकार गिर गई बीच में, और विधानसभा इलेक्शन हुआ फरवरी 2000 में। तो कोई भी पॉलिटिशियन हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, सबसे पहले आपके घर में हुक्का भरने वाले भागते हैं। तो जैसे ही मेरे फादर 2000 में इलेक्शन आ रहे, सबसे पहले हमारे जो हुक्का भरते थे, जो लगा रखे थे, वो भाग गए। तो फिर जब बुज़ुर्ग आया करते दादरी हल्के के, जो हुक्का पीते थे, वो आके मेरे फादर को कहते थे चाय पीने के बाद, वैसे सतपाल हुक्का भरवा। हुक्का कौन भरे? हुक्का सुनील भरेगा। सुनील ने हुक्के भरे हैं। और मैंने मार्च और अप्रैल 2000 तक मैं हुक्का नहीं पीता था। जब मैं 2 महीने मेरे हाथ जड़ गए हुक्का भर भर के अप्रैल की गर्मी के अंदर, तो मैंने सोचा यार हुक्का तू भर रहा है, मज़े और ले रहे हैं, पीने ही लग जाए इससे अच्छा। तो
तब मेरी हुक्का पीने की। तो मैं कहने का मतलब ये है कि दादरी हल्के के लिए मैं कभी अधिकारी नहीं रहा, दादरी हल्के के लिए मैं हमेशा सतपाल सांगवान का बेटा रहा। होक्के का आपने जिक्र किया, होक्का जो है ना ये समाज को जो है बांधता है। लोग ये भी कहते हैं भी जो होक्के में बैठता है, मतलब जो होक्का पीने वालों में बैठता है, तो वो एक सामाजिक आदमी है, वो सबकी सुनता है, सबकी इज्जत करना जानता है। तो इसका जो नाता है जो होक्के का जो है वो बड़ा बड़ा गहरा है। और आपने कहा कि आपने तो होक्का भरा है, तो वो कहते भी थे, कहता भी तो होक्का भरनी है, रख लें तने। तो मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। इसका फ़ायदा मिलता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं? देखो बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। जो हुक्का हुक्का की टोली होती है वो बिल्कुल मेरे से अलग 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 हटके प्यार करती है। और एक घटना बताऊंगा आपको, गसोला गांव हमारे यहाँ है, वहाँ का मीर सिंह थे। चलो अब तो भगवान को प्यारे हो गए। जब ये हमारा घर शहर के इतना नज़दीक नहीं था, शहर का इतना फैलाव नहीं हुआ था, तो बस स्टैंड से वो रिक्शा में बैठ के आया करते। तो उसको कोई भी मिल जाया करता, बोला चल रहा होका पिला के लाऊं। तो वो जो उसके साथ बैठता था वो कहता था मीर सिंह होका तो कितना पी ले। बोला ना, इसी जगह पे आऊँगा जरा डीएसपी होका बरस। गसोला गांव में उसका लड़का है नरेंद्र उर्फ लाला, गसोला गांव में, मीर सिंह नाम था। अच्छा, ये चुनाव जो है ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई कांग्रेस का रहे या किसी जेजेपी का रहे, किसी का भी रहे, ये एक एरोगेंस वर्सेस एक पोलाइट, इसके बीच में भी कुछ चुनाव सा जो है ना, लोग ऐसा कहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? देखो विरोधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जेजेपी क्या कर रही है, एनएलडी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या क्या मेरे पर अटैक कर रही है, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करूँगा। देखो किस हर एक का कोई ना कोई लूप होल तो होता है, वो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता पब्लिक में बताने का, पब्लिक को सब पता है। अच्छा, बीजेपी बहुत क्लेवर पार्टी है, बड़ी शानी पार्टी है, हम तो कहते ही थे कि बीजेपी ने आपको, मैं इसलिए, क्लेवर में और शान में फ़र्क है। अच्छा शानी फर्क उस पर भी आ जाएंगे। अब उसको शानी कहते हैं कि क्लेवर कहते हैं, लेकिन मैं जो जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था, उनको ये मालूम था कि सतपाल सांगवान का, सांगवान जो एक बिरादरी है, जाटों में भी एक सांगवान गोत है, बड़ा गोत है, और दादरी में तो सांगवान बहुत हैं, जो मुझे पता है, जितना दादरी के बारे में मैं जानता हूँ, उस पे उनका होल्ड है। और जो स्कीम्स रही हैं, बीजेपी का ओबीसी वोटर्स पे बड़ा कैचअप रहा है, उनको लगता है कि ये वोटर तो तुमसे बाहर नहीं है, उस पर वो खेलती भी है बीजेपी। तो बीजेपी ने भी पूरा जो है ना, पूरी स्टडी करके उसके बाद में सुनील सांगवान पे आके यूं सुई टेक दी है। देखिए जिस टाइम आपने घोषणा की थी अक्टूबर में, उस टाइम तक तो कोई विचार था ही नहीं, और ना ही मेरा राजनीति में आने का विचार था उस टाइम तक। और देखो पार्टियां सर्वे तो सारी करवाती हैं, मेरे पिताजी की मेहनत है। मेरे पिताजी 12 महीने, जो अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग तो 2 महीने 3 महीने पहले पब्लिक में जाने लग गए हैं, मेरे पिताजी तो 12 महीने जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं, आप सर्वे करवाइए, इस दादरी हल्के में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मेरे पिताजी की एंट्री इस 30 साल में ना हुई हो। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जिस वक्त सांगवान साहब मंत्री रहे थे, उस वक्त 3 जिलों की बात होती थी कि चरखी दादरी जब जिला नहीं था, चरखी दादरी को जिला बनाएंगे, हांसी को बनाएंगे और गोहाना को बनाएंगे, ये 3 पाइपलाइन में थे। लेकिन ये सांगवान साहब की जिद थी कि भाई नहीं, मैं तो इसको बनवा के छोड़ूंगा, वो उसमें कामयाबी हुए। मैं बताऊंगा आपको, मैं खुद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिला, खुद दीपेंद्र जी हुड्डा से मिला जब हमारी यहाँ लास्ट रैली थी। मैंने उनको ये भी कहा, माँ आपने झज्जर चमका दिया होगा, पेरिस बना दिया होगा, लेकिन झज्जर का डिस्ट्रिक्ट का जब नाम आता है ना तो चौधरी बंशीलाल का नाम आता है। माँ आप बना दो, दादरी को डिस्ट्रिक्ट बना दो, डेवलपमेंट होती रहेगी, अगली अगली योजना में हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट बना दोगे तो आपका और हमारा नाम होगा। लेकिन वो पता नहीं क्या उनके संकुचित मानसिकता थी, वो दादरी भिवानी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो दादरी को जिला नहीं बनाया। हालांकि मेरे पिताजी ने पूरे 5 साल में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया था जिले के लायक। लेकिन क्रेडिट तो आज भी सांगवान साहब को ही जाता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रेडिट तो जाता है, बिल्कुल जाएगा, और बीजेपी को जाएगा, बीजेपी मेरी पार्टी है। हाँ, आप जब अभी निकल रहे हो, फील्ड में जाते हो, लोगों के बीच में जाते हो, तो क्या बातें रखते हो, मुद्दा क्या रखते हो, विजन क्या रहता है आपके दिमाग में? देखिए हर एक राजनीतिक पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है। मैंने अपने दादरी हल्के के लिए, हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैंने दादरी हल्के के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि भाई आने वाले 5 साल में मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट क्या है, मेरा विज़न क्या है। उस घोषणा पत्र के लिए मेरे जो मित्र थे, जो आईएएस थे, एचसीएस थे, जो रिटायर्ड हो गए थे, उनकी कमेटी बनाई, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके हैं, जो सीएम ऑफिस में भी काम कर चुके हैं, कि भाई मैं घोषणा कर दूँ ये पूरी ना कर पाऊँ, तो ये बताओ ये फिजिबल है या नहीं है। तो मेरे 10-12 पॉइंट हैं जो कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉइंट फिजिबल है। मैंने वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी और हार्ड कॉपी के ज़रिए भी तमाम दादरी हल्के की जनता को मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी में जिस वक्त आपने ये
ठान लिया कि भी ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा, या आप पे प्रेशर था, जनता भी चाहती थी, नेता भी चाहते थे, आपने भी कुछ चीज़ें देखी होंगी, तो ये कभी दिमाग में आया था कि बीजेपी को जाट वोटर जो है वो कम पसंद करता है, बहुत कम पसंद करता है, तो इस बात का कोई नुकसान हो सकता है, ये दिमाग में कभी चीज़ें थी, ये आपको लगता था कि नहीं मैं ये लकीरें तोड़ दूंगा, दीवार गिरा दूंगा, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहीं? देखिए, ये भी एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जाट बीजेपी के खिलाफ है। आप पिछले एमपी का इलेक्शन उठा के देखिए, बराबर वोट आ रही है धर्मवीर जी की, बराबर वोट आ रही है बीजेपी की। आप कोई किसी भी देखो, एक दो गांव तो होता है, वो पर्सनल भी हो सकती है, पर्सनल मेरे खिलाफ भी हो सकता है, पर्सनल किसी के भी खिलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दादरी हल्के, देखो बाहर का मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन दादरी हल्के के जाटों ने जो आप लोग तो क्या, जो ये कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं कि भाई जाट बीजेपी के खिलाफ है, कहाँ बीजेपी के खिलाफ है जाट? आप किसी गांव की, अब चरखी गांव में 1300 वोट आई हैं बीजेपी की, फतेहगढ़ गांव में 800 वोट आई हैं बीजेपी की, छपार गांव में 1300 वोट आई हैं बीजेपी की, कहाँ जाट खिलाफ है? जाट साथ है, सारी 36 की 36 बिरादरी बीजेपी के साथ है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, मतलब लोग किस तरह से आपको देखते हैं? भी सुनील सांगवान को सुनील सांगवान के तौर पे देखते हैं, सतपाल सांगवान के बेटे के तौर पे देखते हैं, अफसर तो आप रहे ही नहीं दादरी में। देखिए, उसमें अगले का नज़रिया है कि वो किस हिसाब से मेरे को जो मेरे पिताजी के फ़ैन है वो सतपाल सांगवान का लड़का देखते हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मेरे के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार देखते हैं, और जो बदमाश हैं उनकी आंखों में खौफ दिखता है, उनको जेलर दिखता है सामने। उनको खौफ दिखता है। मैंने घोषणा की है दादरी को बिल्कुल बदमाश फ्री बनाऊंगा, क्योंकि मैंने 22.5 साल नौकरी की है, जेल महकमे में नौकरी की है, और नौकरी भी हार्डकोर इलाके में की है जहाँ कोई लगना पसंद नहीं करता। 6 साल मैंने झज्जर की है, 6 साल मैंने रोहतक की है, 1 साल गुड़गांव की है जो कि क्राइम कैपिटल है, उनको कंट्रोल करके दिखाया है, उनको जकड़ के दिखाया है। मैंने भरी दादरी के अंदर ये वादा किया है कि दादरी के अंदर बदमाश कोई नहीं रहेगा। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी औलाद कम से कम बिगड़े नहीं, वो ठीक ठाक हो जाए, वो संगत में बुरी में ना फंस जाए, वो नशे में हो चाहे बदमाशी में हो। तो ये श्योरिटी जो है आपकी श्योरिटी, इसको क्या जैसे वो मोदी की गारंटी होती है, गारंटी मान लें सुनील सांगवान की? बिल्कुल बिल्कुल 100%। आदमपुर में जब कभी जाते हैं ना तो वहाँ पे वो लोग कह देते हैं, कहते हैं अभी भजनलाल का सिक्का आज भी चल रहा है। तो सांगवान साहब के, आप फादर साहब की जो शख्सियत रही है ना, वो बड़े नरम स्वभाव के, बड़े खुश दिल हैं, बड़े इमोशनल हैं। एक तो ऑडियो भी किसी ने वायरल कर दिया पिछले दिनों में, सुन रहा था, वो किसी को अपनेपन में फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई सुनील की मदद करो। पुत्र की बात भी होती है और एक सेवा का भाव भी होता है कि भाई चलो मैं नहीं कर रहा, मेरा बेटा ही राजनीति में आ रहा है तो उसकी मदद करो। लोग उसको वायरल भी कर देते हैं। जो ऑडियो वायरल की है लोगों ने, वो मैंने सुनी है। मैं नहीं मानता उसके अंदर एक बाप की हैसियत से उन्होंने कुछ गलत कहा है। मैं नहीं मानता कि एक पॉलिटिशियन की हैसियत से उन्होंने गलत कहा है। आप फ़ोन भी करेंगे, आप मदद भी मांगेंगे, अगला मना भी करेगा, 99 लोग हाँ भरेंगे, एक मना भी करेगा। जिसने भी सुनी है उसने उसी को गलत ठहराया कि भाई एक बुजुर्ग जो हैं वो दादरी की राजनीति के लिए, दादरी के भविष्य के लिए अगर फ़ोन कर रहा है, भले ही उनके बेटे चुनाव में खड़े हों, तो एक वो मतलब एक आम सी बात है कि वो करेगा ही, लेकिन उसको वायरल करना जो है उसको जायज़ नहीं माना जा रहा है। देखिए, कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं मेरे खिलाफ कि भाई इसको बदनाम कैसे किया जाए। तो ये मतलब ओछी हरकतों पर उतर आई है। मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी राष्ट्रीय कार्यालय में, और मैं जैसे ही नीचे उतरा ज्वाइन करके, मैंने कभी आप लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्शन नहीं किया था। भाई ठीक है, ऑफिस में थे, बाइट दी, 10 सेकंड की दी, 20 सेकंड की दी, ओके टाटा बाय बाय। अब पॉलिटिकल जो बातें होती हैं वो बड़ा टफ होता है, उसके अंदर कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कई सोचनी पड़ती हैं। मेरे को सबसे पहले सवाल किया कि आपके खाप के प्रधान के बारे में बताइए, आपके खाप का प्रधान सोमवीर सांगवान के बारे में बताइए, उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, क्या उन्होंने काम किए हैं, क्या वो आपकी मदद करेंगे। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, खाप मेरी है, मैं खाप का हूँ, खाप के प्रधान के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, वो मेरे आदरणीय है, वो मेरे सम्माननीय है। खाप का प्रधान बनना कोई छोटी बात नहीं होती। कहने को तो कोई भी कह दे कि कोई बन जाए खाप का प्रधान, बन के दिखाओ। देखो, खाप का प्रधान एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, मैंने उनको ये कहा कि एमएलए के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि एमएलए एक पॉलिटिकल आदमी है। एमएलए के खिलाफ भी बोला जाएगा, पक्ष में भी बोला जाएगा। तो वो लोगों ने सराहा भी। कांग्रेस में हर जगह बहुत से टिकटार्थी थे, लोगों से फार्म भी भरवाए गए थे, 20-20 हज़ार रुपये भी लिए गए। हालांकि सिटिंग विधायक जो उनके थे, वो सिटिंग एंड गेटिंग का फार्मूला उन्होंने लिया कि भी जो सिटिंग है उनको टिकट हम दे ही रहे हैं, तो वहाँ से ही फार्म भरे। लोगों में इस बात को लेकर ना बड़ा एक रिजेंटमेंट था कि भाई जब आपने टिकट ही उनको देनी थी तो हमारा पैसा क्यों लगा दिया, वो लायदा इशू है। लेकिन दादरी की बात करें
तो यहाँ पर भी लोगों ने फॉर्म भरे तो एक टिकट तो एक को मिल गई। बाकी जो लोग हैं सब जगह हो ये रहा है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, बीजेपी भी ढूंढती है, सामने वाला कैंडिडेट भी ढूंढता है और मुखालफत भी हो रही है। कांग्रेस में ज़्यादा है, बीजेपी में थोड़ी कम है या बहुत कम है, आप ये भी कह सकते हैं। ये जो मुखालफत कांग्रेस में हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे सुनील सांगवान इसको देखते हैं, नेचुरल लोग जुड़ रहे हैं, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, कांग्रेस मौके की राजनीति करती है, हित अहित की राजनीति करती है, कंडीशन लगाती है। 2019 में कंडीशन लगाई, 75 प्लस वालों को टिकट नहीं देंगे। मेरे पिताजी की टिकट कटी, 75 प्लस में मेरे पिताजी की टिकट कटी। अब की बार 75 प्लस क्यों नहीं लगाई? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें थे, रघुवीर काद्यान भी उसमें थे, और 8-10 जिनको टिकट मिली है वो सारे 75 प्लस वाले हैं। मेरे पिताजी के ऊपर बात आई जब तो 75 प्लस की कंडीशन लगा दी। अब क्यों नहीं लगाई भाई? कोई उनसे पूछने वाला हो? आप पूछिए उनसे जाके कि 19 में 75 पार वाले गलत थे, आज 2024 में जिनकी 75 प्लस एज है पॉलिटिशियन की, वो अच्छे हो गए 5 साल में। तो वो तो मौके की राजनीति करते हैं जी, अपने अपने हिसाब से। कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी रहेगी। दादरी हल्के के लोगों से जब बात करते हैं तो उनको एक उम्मीद और है, आप तक वो बातचीत आई है कि नहीं आई है, लेकिन वो लोग ही कहते हैं कि भाई सुनील सांगवान मंत्री बन सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके ताल्लुकात जो हैं, बीजेपी के जो टॉप हायरार्की के जो नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनके साथ में बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और चूंकि आपके पिता जो हैं वो खुद मंत्री रहे हैं, तो मंत्री यहाँ रिप्रेजेंट किया है एक दादरी को, तो इस लिहाज से भी, जाटों के बड़े नेता होने के लिहाज से भी, और उनको ये भी लगता है कि भाई जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो सुनील को चाहती है, तो ये एक उम्मीद है। ये लोग आपसे उम्मीद बहुत कर रहे हैं। देखिए, मेरा टारगेट मंत्री बनना नहीं है, मेरा टारगेट दादरी का विकास करना है। मेरा टारगेट, मेरा घोषणा पत्र जो मैं जारी किया है वो पूरा करना है, वो लीडरशिप ने देखना है। न मैं मंत्री बनने जाऊंगा, न मैं रिक्वेस्ट करने जाऊंगा। बनाएंगे तो उनकी मर्जी है। आखिरी सवाल ये है सांगवान साहब, दिनचर्या किस तरह की रहती है? सुबह उठना, आजकल नेताओं का हाल तो यही है, रात को 2 बजे आते हैं, सुबह 5 बजे निकलते हैं। आपका कैसे क्या शेड्यूल रहता है? लोगों के बीच में कितना वक्त, रैली में कितना वक्त, परिवार को कितना वक्त? देखिए, मैंने ये पॉलिटिकल लाइफ देखी है, बड़ी टफ लाइफ होती है। मैं आज पहली बार नहीं आया हूँ, मैं 30 साल से देख रहा हूँ। मतलब मेरे फादर सुबह 6 बजे निकलते, तो बात मेरी मदर की नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, एनएलडी का हो, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो भी राजनीतिक आदमी है, सबसे ज़्यादा भुगतान उनके फैमिली मेम्बर को देना पड़ता है। मेरे फादर, कोई भी पॉलिटिशियन सुबह 6 बजे घर से निकलेगा तो उस घर की लेडीज़ 4:30 बजे उठेंगी, उनके लिए कपड़े तैयार करेंगी, उनके कपड़े निकाल के रखेंगी, उनके लिए खाना तैयार करेंगी। क्योंकि पॉलिटिशियन कोई भी हो, सुबह खाना खा के निकलता है, 6 बजे निकलेगा, खाना खा के निकलेगा, फिर पता नहीं कब आएगा। तो देखो, पॉलिटिकल लाइफ टफ तो है ही। मतलब बड़ा दुख पाना पड़ता है लोगों के लिए, लोगों को, वफादार लोगों के लिए, वफादार बनाने के लिए बहुत कुछ पे करना पड़ता है। मतलब ये किस्सा एक दिन का नहीं है, ये आपकी लॉन्ग जर्नी है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग जर्नी। हालांकि मेरे को सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ही 5 बजे उठने का मेरी आदत है। बस सोने वाली, रात वाली थोड़ी दिक्कत आ रही है कि रात को जल्दी नहीं सो पाता। नौकरी छोड़ दी तो कुछ लोगों ने कहा नहीं सांगवान साहब, कुछ और हो जाते, प्रमोशन हो जाती, बहुत सी चीज़ें हो जाती। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं पब्लिक में कहता हूँ कि भाई 10 साल की नौकरी छोड़ के आया हूँ। आईजी रिटायर होना था, पूरे हरियाणा का हमारे डिपार्टमेंट में एक ही आईजी होता है। लेकिन क्या हुआ, मैं दादरी की हालत देखी, आप जाके देखिए, सीवर बैक मार रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, खेतों में पानी भरा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अपना नुमाइंदा ताकतवर चुनो, मजबूत चुनो, जो पब्लिक के लिए, दादरी की जनता के लिए, या कि पूरे हरियाणा में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा उम्मीदवार चुनो जो आपके लिए लड़ सके, सरकार से लड़ के आपके हल्के के काम करवा सके। मैं सबको यही कहता हूँ, वो मादा मेरे में है। मेरे को पता है, मैं 22 साल नौकरी की है, मेरे को ये पता है कि अफसर क्या कहने से और कब और कैसे काम करता है, कौन सी नब्ज दबानी पड़ती है, मेरे को सब पता है। अब इनको तो पता नहीं बेचारों को कि कौन सी फाइल कहाँ से जाएगी। हालांकि मैं फिर वही, अब घूम फिर के पर्सनल अटैक पर आप लेना चाह रहे हो, लेकिन मैं आपकी बातों में आऊँगा नहीं। टेलर का मुकाबला महिला से हो रहा है तो क्या हो गया, अच्छी बात है। मैं इस पर जेंडर बाइस्ड नहीं हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। सुनील सांगवान थे, एक तारुफ था छोटा सा, हालांकि दादरी के लोग बखूबी इनको जानते हैं, इनके पिता सतपाल सांगवान को जानते हैं। बहुत नरम स्वभाव है, बहुत मिलनसार, और जैसे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई जनता के बीच में, जनता के लिए, जनता का ही एक आदमी जो है हमारे बीच में आ रहा है, इस तरह की छवि जो है इनकी बनी है। ये छवि शायद एक दिन में नहीं बना करती, इसके लिए बड़ा वक्त लगता है, कि लंबा वक्त होता है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। खुल के कमेंट करें और आप बताएं कि दादरी को
आप कैसे देखते हैं, दादरी की समस्याएं क्या हैं, दादरी की समस्याओं को दूर कौन कर सकता है, और सुनील सांगवान के बारे में आप और क्या जानते हैं और इनसे उम्मीद कितनी है? खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते हैं एक मत पोस्ट।